हेलो फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ आज हम लोग इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ेंगे, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है किंगडम से, जहाँ पर एक राजा है, एक मिनिस्टर है, और उनके किंग हैं। तो ये दोनों बेवकूफ़ हैं, जैसा कि नाम ही है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों के राज्य में, है ना। तो दोनों ही एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम अपने किंगडम को लोगों से, बाकी जो किंगडम्स हैं उनसे डिफरेंट बनाएंगे। और इसलिए इन्होंने कुछ चीज़ों को चेंज करने का सोचा। इन्होंने क्या किया, दिन को रात और रात को दिन बना दिया। और साथ ही साथ इन्होंने हर एक सामान का प्राइस सेम कर दिया, है ना, यानी 1 रुपीज़। ठीक। तो इन्होंने ये अनाउंस कर दिया पूरे किंगडम में कि अगर जो भी इनके इस डिसीजन को फॉलो नहीं करेगा उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। तो अपनी जान बचाने के डर से सभी सिटीजन्स ने इनकी बात को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब वो लोग दिन भर सोते थे और रात भर जाग के काम करते थे। और उन्होंने जो उनके कैटल्स थे, यानी कि उनके जो पालतू जानवर थे, उनको भी उसी रूटीन का आदी बना दिया, उनको हैबिचुअल बना दिया, है ना। वो कैटल्स भी अब दिन में सोते थे और रात भर जागकर काम करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि एक गुरु होते हैं, टीचर, और उनके डिसिपल स्टूडेंट, ये दोनों उस किंगडम में आते हैं, है ना। और ये लोग वहां पर दिन के समय में पहुंचते हैं तो पूरा किंगडम बिल्कुल सुनसान होता है, उनको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि सब सो रहे होते हैं। सभी शॉप, सब कुछ बंद, इवन कि कोई एनिमल भी नहीं दिख रहा है ना। तो इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और क्योंकि इन लोगों को काफी भूख लगी, ये बिल्कुल परेशान है। फिर जब शाम होती है तो सडनली पूरा शहर जाग जाता है और अपने अपने काम में लग जाता है। तो अब सभी शॉप्स ओपन हो जाती हैं। तो जो गुरु है और उनके डिसिपल है वो शॉप्स पे जाते हैं और अपने लिए आटा और कुछ अनाज का सामान खरीदते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो जब ये सामान खरीदने जाते हैं तो इनको बड़ा सरप्राइज मिलता है, बड़ा शौक लगता है कि अरे सभी चीज़ों की प्राइस सेम टू सेम है। मतलब कि क्या महंगा क्या सस्ता कुछ नहीं, सब कुछ 1 रुपए का। ठीक। एक डड्डू, इनका जो प्राइस, वो करेंसी है, उसका नाम डड्डू है। ठीक है, आप उसको 1 रुपीज मान लीजिए। तो पहले तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर जो गुरु है, क्योंकि वो काफी वाइज पर्सन है, काफी समझदार है, तो उनको ये रियलाइज होता है कि जो किंगडम है ये फूल्स का किंगडम है और यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। तो वो अपने डिसिपल को भी समझाते हैं कि चलो हम दोनों यहाँ से चले, नहीं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो डिसिपल है वो क्या है, उसको लालच हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे सब सामान इतना सस्ता है, मैं यहाँ पे कम पैसे में जी भर के खा सकता हूँ। तो वो जाने से मना कर देता है। गुरु उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये बेवकूफ़ों का राज्य है, यहाँ पे कब वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर दें तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन डिसिप्लिन उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। तो फिर गुरु जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि ठीक है, जो होगा तुम खुद समझना। और फिर वो वहां से उसको छोड़ के चले जाते हैं। अब डिसिपल को क्या है कि उसके मन चाही मुराद पूरी हो गई है, उसको सब चीज सस्ते से सस्ता मिल रहा है, तो वो खूब खाता रहता है और खाते खाते वो काफी मोटा हो गया है। इतना मोटा जैसे कि एक एलिफेंट का बेबी, है ना। एक दिन क्या होता है कि एक चोर होता है, एक थीफ होता है, जो एक रिच मर्चेंट के घर में घुसता है। और घर में घुसने के लिए वो क्या करता है कि दीवार में एक छेद बनाता है। तो जब वो चोरी करके सामान अपनी पीठ पे लाद के उस दीवार से होकर गुजर रहा होता है, तो वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो चोर उसके नीचे दब के मर जाता है। तो चोर का भाई जाके राजा के पास, किंग के पास जाता है, उनके कोर्ट में, और उनसे फरियाद करता है उनसे कि जो मेरा भाई है वो दब के मर गया है, तो आपको कुछ कंपनसेशन, यानी कि कुछ हर्जाना, कुछ भत्ता हमें देना होगा। और जिसकी वजह से उस मेरे भाई की जान गई है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो राजा बोलते हैं कि जिस मर्चेंट की दीवार टूटी है उसको यहाँ बुलाया जाए। तो वो रिच मर्चेंट वहां आता है। तो राजा जब उससे पूछते हैं, किंग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी दीवार के नीचे दबकर एक बेचारे इंसान की मौत हो गई है, तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ ना कुछ उसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो रिच मर्चेंट कहता है कि नहीं मे लॉर्ड, ये मेरी मिस्टेक नहीं है। दीवार भले ही मेरे घर की गिरी है, लेकिन वो काफी पहले, यानी कि मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे फादर के टाइम में बनाई गई थी। और उसको जिस ब्रिक लेयर ने, यानी कि जिस मिस्त्री ने बनाया था, मैं उसको जानता हूँ। अब वो बूढ़ा हो गया है लेकिन यही पास में ही रहता है। तो ये सारी की सारी उसकी मिस्टेक है, उसने वॉल को अच्छे से नहीं बनाया, उस वॉल को उसने सही से नहीं बनाया, इस वजह से वो वॉल गिर गई।
तो अब किंग अपने सर्वेंट्स को भेज के उस ब्रिकलेयर को वहां पे समंड करके बुलाते हैं। समंड मीन्स होता है आदेश दे के बुलाना, है ना, जहाँ पे आपको उस आदेश को, उस ऑर्डर को फॉलो करना ही करना होगा। यू कांट डिक्लाइन इट, है ना, आप उसको नकार नहीं सकते। ठीक। तो जब वो ब्रिकलेयर वहां पर आता है तो वो, उसके पास अपनी एक स्टोरी है। वो कह रहा है, किंग से कहता है, राजा से, कि मिलॉर्ड, ये ठीक है कि वो वॉल मैंने ही बहुत साल पहले बनाई थी, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि अगर मुझसे वो वॉल खराब बनी, वो दीवार खराब बनी और एक बेचारे बंदे के ऊपर गिर गई और उसकी जान चली गई। हुआ ये था मिलॉर्ड, जब मैं दीवार बना रहा था तो वहां गली में, पास में से गली में एक डांसिंग गर्ल बार बार आ रही थी, जा रही थी, और क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और उसके जो पायलों की आवाज थी, जो उसकी एंकलेट से, उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और इस वजह से ये वॉल मैं उतने अच्छे से प्रॉपरली नहीं बना पाया, जिसकी वजह से वो वॉल गिर गई और एक बंदे की जान चली गई। तो मिलॉर्ड आप उस डांसिंग गर्ल को पकड़िए। तो किंग अब उस डांसिंग गर्ल को, जो कि अब एक ओल्ड वुमेन है, उसको बुलवाते हैं। तो जब वो आती है तो वो कहती है कि मिलॉर्ड, ये बात सच है कि बहुत साल पहले मैं उस गली से कई बार आई गई और ये इंसान जो ब्रिकलेयर है वहां पे दीवार बना रहा था, तो हो सकता है मेरी वजह से इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया हो, लेकिन मिलॉर्ड इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे गली में कम से कम इसलिए बार बार आना जाना पड़ा 1 डज़न टाइम्स, क्योंकि मैंने गोल्ड स्मिथ को, यानी कि सुनार को, अपने कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड दिया हुआ था, और उसने मुझे 1 डज़न टाइम्स अपने घर पे बार बार बुलाया, है ना, और टाइम से मुझे ज्वेलरी बनाकर नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे बार बार गली में आना जाना पड़ा और इस ब्रिकलेयर का वो जो ध्यान था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, है ना। तो अब किंग कहेंगे कि जाओ सुनार को पकड़ के लाओ। तो सुनार बेचारा अपनी शॉप में एक कोने में छुपा हुआ रहता है, जब किंग के सर्वेंट्स उसको पकड़ कर लाते हैं। तो वो सुनार कांपता हुआ आता है, फिर कहेगा कि मिलॉर्ड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने इस महिला को, इस लेडी को बार बार अपने घर बुलाया। ये बात सच है कि मैं इसका जो ज्वेलरी थी वो टाइम पे नहीं बना पाया, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे पास एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था, उनके यहाँ शादी थी और मुझे वो सारी ज्वेलरी जल्द से जल्द बनाकर उनको देनी थी। और आप तो जानती हैं कि ये जो रिच मर्चेंट होते हैं ये कितने इम्पेशेंट होते हैं। तो सर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, आप उस रिच मर्चेंट को पकड़िए। अब किंग ऑर्डर देते हैं कि हाँ उस रिच मर्चेंट को पकड़ के लाया जाए। तो अब सपोज गेस करिए कि वो रिच मर्चेंट कौन है। ये वही इंसान है जिसके घर की दीवार उस चोर पे गिरी थी, यानी कि पूरी कहानी गोलाई से घूमते फिरते फिर से उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई, है ना। तो जब वो रिच मर्चेंट आता है तो इस बार वो बेचारा रोता हुआ आता है, डर के कांप रहा है, कह रहा है कि किंग, ये बात सच है, लेकिन वो मैं नहीं था, वो मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी को ऑर्डर दिया था, और अब उनकी डेथ हो गई है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। तो किंग कहते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है कि वो ज्वेलरी का ऑर्डर तुमने नहीं दिया था, तुम्हारे फादर ने दिया था, लेकिन क्योंकि तुमने उनकी सभी चीज़ों को है इनहेरिटेड किया, यानी कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी बैंक बैलेंस था, जो कुछ भी था उनका, वो सब कुछ तुमने इनहेरिटेड किया है, तो उनके जो सिंस थे, यानी कि उनके जो पाप थे, वो भी तुम्हारे ही हिस्से में आएंगे, और हमें किसी ना किसी को तो सजा देनी ही है, तो इसलिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। फिर किंग अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि स्टेक तैयार करो, यानी कि फांसी का फंदा तैयार करो। तो जब वो स्टेक तैयार हो जाता है तो ये लोग क्या देखते हैं कि जो मर्चेंट है वो उसमें फिट नहीं आ रहा है, यानी कि उसकी गर्दन बहुत पतली है, वो बहुत दुबला पतला है। तो ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो फिर मिनिस्टर और किंग आपस में मीटिंग करते हैं, तो ये सजेशन मिनिस्टर देते हैं कि हमें एक ऐसे बंदे को ढूंढना चाहिए, एक ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जो इस स्टेक में फिट बैठे, है ना। उसके बाद किंग अपने सर्वेंट्स को भेजते हैं कि जाओ कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, कोई ऐसा पर्सन ढूंढ कर लाओ जो इस स्टेक में फिट बैठ सके। तो सर्वेंट्स पूरे किंगडम में फैल कर एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं, और उनकी नजर किस पे पड़ती है, उसी डिसिपल पे पड़ती है जिसने खा खा कर खुद को हाथी की जैसा मोटा कर लिया है। वो जब उसको पकड़ते हैं तो वो रोने चिल्लाने लगता है, कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ। तो सर्वेंट्स कहते हैं कि हाँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसा ही आदेश मिला, यानी कि किंग ने हमें ऐसा ही ऑर्डर दिया है। फिर वो उसको उठाकर किंग के पास ले जाते हैं। तो वो अगेन किंग के सामने रोता है, उनसे कहता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। तो किंग कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें इस स्टेक पे किसी ना किसी को चढ़ाना है, और क्योंकि
तुम ही इसमें फिट बैठ रहे हो तो इसलिए तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। अब डिसिपल को अपनी गलती का एहसास होता है, उसको रियलाइज होता है कि हाँ, उसके जो गुरु ने कहा था वो सब सच था, कि किस तरह से उसको बेवकूफों के यानी कि मूर्खों के राज्य में, किंगडम मतलब फूल्स के किंगडम में उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका जो लालच था किस तरह से उसके ऊपर भारी पड़ गया। फिर वो मन ही मन अपने गुरु को याद कर रहा होता है, और गुरु के पास क्योंकि मैजिकल पावर्स हैं तो उनको सब कुछ पता चल जाता है। वो सब कुछ अपनी मैजिकल पावर से देख लेते हैं। उसके बाद फिर वो डिसिपल की अपने शिष्य की हेल्प करने के लिए वहां पर आते हैं। तो जब वो आते हैं तो पहले तो डिसिपल को काफी डांटते हैं, उसके बाद फिर वो उसको कुछ आइडिया बताते हैं। अब गुरु और डिसिपल दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि इस पे मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा। ठीक है। गुरु का ये कहना होता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी ध्यानी हूं तो इसलिए मुझे मरना चाहिए, लेकिन डिसिपल का कहना होता है कि नहीं, मुझे मरना चाहिए। तो अब किंग ये सारी सिचुएशन देख के बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि इसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री जरूर है। वो किंग उसको गुरु को किनारे ले जाता है, उनसे काफी पूछने की कोशिश करता है। तो फाइनली गुरु से प्रॉमिस लेते हैं कि अगर आपने मैंने बता दिया तो आप मेरी बात जरूर मानेंगे और मुझे ही पहले उस स्टेक पे मरने देंगे। तो किंग पूछता है, हाँ हाँ, लेकिन आप बताइए, आप मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री जरूर है। तो गुरु कहता है कि हाँ, ये जो स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस की स्टेक है, इस पे आज तक किसी भी इनोसेंट इंसान की जान नहीं गई है, और अभी एक ऐसा शुभ मुहूर्त चल रहा है कि अगर कोई इस पे जो पहले मरेगा तो वो इस कंट्री का राजा बन के पैदा होगा नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में, और जो दूसरा मरेगा वो इस राज्य का, इस किंगडम का मिनिस्टर बन के पैदा होगा, है ना, रिबर्थ हो गया उसका। तो किंग ये बात सुन के काफी सोच में पड़ जाते हैं। तो गुरु से कहते हैं कि अब आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, तो अपने वर्ड्स को पूरा कीजिए। तो किंग को क्या लगता है कि अब हमको अपने मिनिस्टर से मीटिंग करनी चाहिए इस बारे में, ये चीज तो सही नहीं हो रही है। तो वो फांसी की सजा को नेक्स्ट डे के लिए टाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, है ना। उसके बाद वो अपने मिनिस्टर के साथ अकेले में मीटिंग करते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज सही नहीं होगी कि हम दो अजनबी लोगों को अपने राज्य में, अपने किंगडम में एज अ किंग और एज अ मिनिस्टर बनकर पैदा होने दें और वो हमारी जगह पर ऐश करें। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम दोनों ही इस स्टेक में मर जाते हैं और अगले जन्म में फिर से इस कंट्री के किंग और मिनिस्टर बन के पैदा होते हैं। तो मिनिस्टर भी बेवकूफ रहता है, वो तो फूल है ही, तो वो भी उसकी बातों में आ जाता है, उसकी बातों को मान जाता है। किंग क्या करते हैं कि अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देके गुरु और उनके जो डिसिपल हैं उन दोनों को वहां से, उस जेल से छुड़ा देते हैं और खुद जाके वहां पे बैठ जाते हैं। तो जो फांसी देने वाले जब आते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि हाँ, क्या गड़बड़ हो चुकी है। तो वो उनको दोनों को ले जाकर के फांसी पे चढ़ा देते हैं। और जब उनके डेड बॉडीज को उतारा जाता है कि अब किंग और सॉरी, अब उन दोनों डेड बॉडीज को कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहाँ पे जानवर उनको खा सकें, जैसे ईगल्स, काइट्स, है ना, वल्चर्स, ये सब उनको खा सकें। तो जब उनके मुंह से काला कपड़ा हटाया जाता है तो पूरी कंट्री वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि वो तो उनके किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडीज हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सबके सब। फिर किसी को याद आता है कि वो गुरु और शिष्य कहाँ हैं, वो नहीं दिख रहे हैं इस भीड़ में। तो वो ढूंढने निकलते हैं तो गुरु और शिष्य जो होते हैं वो दोनों चुपचाप वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो सारे लोग जाकर उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब हमारे किंगडम के लिए कोई ना कोई एक राजा तो चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई किंग तो चाहिए ही। हम इस तरह से इसको खाली नहीं छोड़ सकते, किंगडम की जो मतलब किंग का जो प्लेस है हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, सिंहासन को, है ना। तो इसको थ्रोन कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं से गुरु से और डिसिपल से कि अब आप दोनों को ही इस कंट्री का किंग और मिनिस्टर बनना पड़ेगा। तो डिसिपल तो बहुत ही इजीली मान जाता है, लेकिन गुरु को मनाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि जो डिसिपल है वो तो लग्जरियस लाइफ चाह ही रहा है ना, लेकिन गुरु को क्या है कि वो इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन लोगों के बहुत कहने पे फाइनली वो मान जाते हैं और ये कंडीशन रखते हैं, ये शर्त रखते हैं कि अगर हम यहाँ के राजा और मंत्री बनेंगे, किंग और मिनिस्टर बनेंगे, तो हम सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर देंगे, यानी कि दिन दिन हो जाएगा, रात रात हो जाएगी, और अब कुछ भी 1 रुपए का नहीं मिलेगा। तो सब उनकी बात पे एग्री करते हैं और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना।
और अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो भी अभी तक क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि क्या थीफ के ब्रदर का उसके लिए जस्टिस मांगना सही था, और किंग का उसके लिए उसको जस्टिस देने के लिए लोगों का ट्रायल करना सही था। एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये है क्रिटिकल क्वेश्चन, इसमें यस और नो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग ही लिखना है कि हाँ उसका क्या चीज़ सही था। देखिए, जो एक थीफ है, चोरी करना हम किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं कर सकते, वो हमेशा गलत है तो गलत ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको इस स्टोरी का इस क्वाइन का अगर दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा साइड देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो थीफ है, ठीक है वो एक चोर था, तो जब वो मर गया तो अब उसकी फैमिली का, उसके वाइफ का, उसके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन। तो उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो अगर वो कंपनसेशन की बात कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था, है ना, ये चीज़ गलत नहीं थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, है ना। फिर क्वेश्चन, जो सबने जिन लोगों का ट्रायल हुआ और उन्होंने क्या क्या स्टोरीज बताई, क्या क्या उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए, जैसे गोल्ड स्मिथ ने क्या कहा, मर्चेंट ने क्या कहा, डांसिंग गर्ल ने क्या कहा, ब्रिकलेयर ने क्या कहा, ये चीज पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, है ना। तो टेक्स्ट अगर क्लियर है, स्टोरी एकदम अच्छे से आपके माइंड में फिट है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।